साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। दोस्तों, रसायन विज्ञान में आज चर्चा का विषय रहेगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। समझेंगे कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में किस प्रकार से आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, या फिर उन तत्वों के गुणधर्म के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान में जो आवर्त सारणी है, जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, यह मोसले के आवर्त सारणी पर आधारित है। और दोस्तों, यह जो आवर्त सारणी है, इसमें वर्तमान में देख रहे हैं तो 7 आवर्त और 18 ग्रुप हैं। 7 आवर्त और 18 ग्रुप, 18 समूह है। आइए जरा देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में सबसे पहले देखेंगे कि अभी जो वर्तमान का आवर्त सारणी है, इससे पहले किस तरह से प्रयास किया गया, यानी प्रारंभिक प्रयास क्या रहा होगा आवर्त सारणी के वर्गीकरण का। तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया था, प्रारंभ में क्या प्रयास किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले प्रयास किया गया था डोबेरेनर साहब के द्वारा, जिसे आप डोबेरेनर का त्रिक भी कहते हैं। डोबेरेनर का त्रिक क्या है कि इसमें 3 तत्वों को जो है एक समूह में लिया गया, और 3 तत्वों के समूह में लेकर के क्या देखा गया कि प्रथम वाले तत्व और अंतिम वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान का जो औसत होगा, वह मध्य वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग में बराबर होगा। यह था डोबेरेनर का त्रिक नियम। देख लीजिए, डोबेरेनर का त्रिक में क्या है कि सबसे पहले 3 तत्वों का एक समूह था, और 3 तत्वों का दोस्तों समूह था। उसमें उस तत्व का परमाणु देखिए, यह 3 तत्व है, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। दोस्तों, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यह बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है, इन 2 तत्वों, यानी कौन, शुरू वाला और लास्ट वाला, इन 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत है। ठीक है, जैसे यदि आप इसे ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 45.9 और डिवाइड कीजिएगा तो लगभग में 23 आ जाएगा। यानी 45.9 मतलब इसको आप समझ सकते हैं 46, यानी 46, और 46 को 46 हो गया, और औसत निकालिएगा तो 46/2 यानी 23 मध्य वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान हो गया। यदि आप इस तरह नहीं समझे हैं तो अब समझिए। दोस्तों, हमने क्या देखा कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो है 23 है, और शुरू वाला और लास्ट वाला जो तत्व था लिथियम और पोटेशियम, हमने बोला था कि लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का यदि औसत करते हैं तो ठीक मध्य वाला जो तत्व है सोडियम, उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। तो देखिए, इन दोनों का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत निकालना तो आप जानते ही होंगे। इन दोनों में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और 2 से भाग देंगे। दोस्तों, 45.9 हो गया, यानी 46 के लगभग बराबर हो गया, और बट्टे 2 कीजिएगा तो कितना भाग करके हो जाएगा, 23 हो गया। तो इस प्रकार से डोबेरेनर का त्रिक नियम यह कार्य किया। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि डोबेरेनर साहब का जो त्रिक नियम है दोस्तों, सभी तत्वों पर लागू नहीं हो पाया, आगे चल करके सभी तत्वों पर लागू नहीं हो पाया। तो प्रारंभिक अभ्यास यह था डोबेरेनर का त्रिक, जो आप भली बात अब समझ चुके हैं। दोस्तों, अब समझेंगे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड साहब का अष्टक सिद्धांत क्या था, उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, जिस तरह से संगीत के स्वर, यानी सप्तक स्वर जो है, ठीक शुरू वाला स्वर ठीक 8वें स्वर के बराबर आ जाता है, उसी प्रकार उदाहरण स्वरूप यहाँ भी हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे संगीत के स्वर में क्या देखते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और पुनः 8वां जो होगा ठीक
उसी स्वर के समान होगा जो पहला स्वर था, यानी सा, तो हो गया सा। तो इस प्रकार से हो गया सा रे गा मा पा धा नी और पुनः आ गया सा। उसी प्रकार से यहाँ होगा न्यूलैंड में। न्यूलैंड साहब का अष्टक सिद्धांत में क्या होगा कि जो भी तत्व होगा उन तत्वों को सजाएंगे परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले व्यवस्थित करेंगे, सजाएंगे। और उसमें क्या देखेंगे दोस्तों कि पहला वाला तत्व जो होगा वह ठीक 8वें वाले तत्व के गुण के समान होगा। यह था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो यह तो देख लिए किससे समानता दिखाई दे रहा है, तो संगीत के अष्टक जो स्वर है उससे समानता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यह भी न्यूलैंड साहब का अष्टक सिद्धांत भी सभी तत्वों पर लागू नहीं होगा, सभी तत्वों पर कार्य नहीं करेगा। यह हल्के तत्व तक कार्य करेगा, जैसे कि परमाणु संख्या 20 तक लागू हो जाएगा ऐसा गुणधर्म। परमाणु संख्या 20 कहे तो कैल्शियम तक लागू होगा। अब दोस्तों क्या देखें, जैसे आप लिथियम ले लिए तो लिथियम के बाद ठीक 8वां तत्व जो होगा सोडियम, वह लिथियम के जैसा गुणधर्म दिखाएगा, ठीक है। और बेरिलियम जो होगा, तो चलिए बेरिलियम से शुरू करते हैं, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में शुरू करेंगे। तो बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं तो ठीक 8वां तत्व मैग्नीशियम के जैसा गुणधर्म प्रदर्शित करेगा। आपको तो एलिमेंट तो कुछ याद ही होंगे दोस्तों। यदि पूरे एलिमेंट आपको नहीं याद होंगे या फिर नहीं याद है तो हम कभी आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे, तो वहाँ एक एक एलिमेंट को याद कराएंगे, एक एक एलिमेंट को देखते हुए आपके दिमाग तक हम प्रविष्ट कराने की कोशिश करेंगे। तो यह था न्यूलैंड साहब का अष्टक नियम। दोस्तों जिस समय न्यूलैंड साहब ने अष्टक सिद्धांत दिया था उस समय मात्र 56 तत्व ही ज्ञात थे, यानी 56 तत्व तक की खोज की जा चुकी थी। तो यह था न्यूलैंड साहब का अष्टक सिद्धांत। दोस्तों अब इसके बाद देखेंगे मेंडलीव साहब का जो आवर्त सारणी है उसके बारे में देखने और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मेंडलीव साहब जो है जिस समय आवर्त सारणी का खोज के निर्माण किए थे उस समय ज्ञात तत्व था 63, और ऐसा कहा गया था कि आगे इसके बाद तत्व नहीं होगा, लेकिन उनकी धारणाएं गलत निकली। आगे जाकर के और भी अन्य तत्वों की खोज किया गया। देखिए मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में सजाया गया, यानी जो उस आवर्त सारणी में मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी में जो भी तत्व था उनको किस क्रम में सजाया गया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में सजाया गया। लेकिन यदि अभी आप मोसले का आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी देखेंगे तो इसे परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तो देखिए मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी में कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में संयोजन किया गया। और क्या देखेंगे तो इसमें देखेंगे हम मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी में कितने ग्रुप और कितने आवर्त। तो मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी में 7 ग्रुप और 7 आवर्त थे। मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी में 7 ग्रुप और 7 आवर्त थे। लेकिन दोस्तों अभी का जो आवर्त सारणी है इसमें 18 ग्रुप और 7 आवर्त है। तो यह तो देख लिए मेंडलीव साहब का जो आवर्त सारणी था, तो इनका मेंडलीव साहब का सिद्धांत क्या था। दोस्तों मेंडलीव साहब का सिद्धांत था कि तत्वों का जो गुणधर्म होगा उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। उनका क्या सिद्धांत था कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होंगे। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत क्या, मोसले साहब का सिद्धांत क्या है कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यह है उनका सिद्धांत। देख लिए तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के सिद्धांत भी देख लिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखने और समझने का प्रयास करते हैं क्या कि जब प्रारंभिक प्रयास इस तरह से किया गया तो इसमें क्या क्या उपलब्धि पाया गया। दोस्तों एक बड़ी उपलब्धि तो यह रही कि जहां पर रिक्त स्थान छोड़ दिया गया आवर्त सारणी में या फिर मेंडलीव का आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिया गया, तो उस स्थान पर आगे चल करके अन्य भी तत्व का
खोज किया गया। जैसे रिक्त स्थान छोड़ दिया गया, जिसे एका बोरॉन कहते थे, उस रिक्त स्थान के तत्वों को एका बोरॉन, बाद में खोजा गया स्कैंडियम, एका सिलिकॉन रिक्त स्थान रह गया था, एका सिलिकॉन के लिए खोजा गया जर्मेनियम, एका एल्युमिनियम, और खोज कर दिया गया क्या, गैलियम। तो यह तो देख लिए। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही रही कि आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिया गया, ताकि आगे चल करके इस रिक्त स्थान को तत्वों की खोज करके रिक्त स्थान की पूर्ति किया जा सके, भरा जा सके। तो यहाँ तो हमने यह देख लिया। अब दोस्तों आगे क्या देखें, जब इसकी उपलब्धि देख लिए तो कुछ सीमा भी होंगे, कुछ लिमिट्स भी होंगे। क्या सीमा, कि अभी तक जो आवर्त सारणी अभी भी आप देखते होइएगा, तो अभी तक हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित है, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। हाइड्रोजन का स्थान ग्रुप 1 में, और क्या ग्रुप आप जाकर के उधर देख सकते हैं, अब अगला देख सकते हैं तो ग्रुप 17 में भी देख सकते हैं। ऐसा क्यों, तो आप तो जानते होइएगा हीलियम के ठीक जस्ट बगल होना चाहिए, हीलियम का परमाणु संख्या 2, तो ठीक उसके बगल में हाइड्रोजन होना चाहिए। जबकि ग्रुप 1 में देखते होइएगा वहां भी होना चाहिए, कहाँ, हीलियम के जस्ट बगल में, यानी उससे एक पहले वाले ग्रुप में होना चाहिए। तो इस तरह से हाइड्रोजन का अभी भी स्थान सुनिश्चित नहीं है। और क्या, समस्थानिक का स्थान अनिश्चित है, यह भी सुनिश्चित नहीं है दोस्तों। जो भी समस्थानिक होगा उसका स्थान सुनिश्चित नहीं है। अब देखिए दोस्तों, किसी का समस्थानिक कुछ है, किसी का समस्थानिक कुछ है। जैसे आप क्या देखिएगा, तो दोस्तों ये देख लीजिएगा कि आर्गन जो है परमाणु संख्या 18, इसका भी जो है, ये हटाइए दोस्तों। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है। आइसोटोप्स और आइसोबार कहते हैं। समस्थानिक क्या है, तो समस्थानिक की परिभाषा देंगे कि एक ही प्रकार के वे सभी तत्व, क्या बोलेंगे, कि एक ही प्रकार के वे सभी तत्व जिनकी परमाणु संख्या बराबर होगी, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगी। परमाणु संख्या समान होगी और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगी, यह कहलाएगा समस्थानिक। और समभारिक में कहेंगे तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे सभी परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगी, लेकिन परमाणु द्रव्यमान एक जैसी होगी, तो वह समभारिक कहलाएंगे। यदि आप अंतर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, क्या देखेंगे, हाइड्रोजन। यह देखिए दोस्तों 3 हाइड्रोजन है, परमाणु संख्या तीनों का बराबर है। और यदि परमाणु द्रव्यमान देखेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान देख रहे हैं 1, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान देख रहे हैं 2, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान देख रहे हैं 3। इस प्रकार से यह आपका परमाणु संख्या तो बराबर है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न है। यह कहला गया समस्थानिक। यदि इसके नामों की चर्चा करेंगे तो दोस्तों यह क्या, प्रोटियम, यह ड्यूटेरियम और यह ट्राइटियम का संकेत है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का संकेत, यह तो समस्थानिक देख लिया दोस्तों। यदि आप समभारिक देखेंगे तो देख लीजिए, समभारिक में आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इसका परमाणु संख्या 18, इसका परमाणु संख्या 19, इसका परमाणु संख्या 20। यदि परमाणु द्रव्यमान निकालेगा तो इसका 40, इसका भी 40, इसका भी 40। इस तरह से दोस्तों आप क्या देख रहे हैं कि परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है, एक समान है। यानी उसमें था एक ही प्रकार का तत्व, यहाँ भिन्न भिन्न तत्व देख रहे हैं। तो समभारिक का परिभाषा सिंपल सी बात है कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे सभी परमाणु जिनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है और परमाणु द्रव्यमान क्या है, एक समान है, यह कहला गया समभारिक। तो आप समस्थानिक और समभारिक भी समझ गए होइएगा। अब दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में देखते हैं, जो मोसले द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी मोसले साहब के आवर्त सारणी पर आधारित है। देखिए इनका सिद्धांत तो हमने पहले ही बताया था, जब मेंडलीफ के आवर्त सारणी में मेंडलीफ का सिद्धांत देख रहे थे, उसी में बता दिया था। मेंडलीफ का सिद्धांत क्या था कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन है। और इसमें क्या देखेंगे मोसले में कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होंगे, आवर्ती फलन है।
अब देखिए दोस्तों इसकी प्रवृत्ति क्या है आधुनिक आवर्त सारणी के, तो देख लीजिए दोस्तों। संयोजकता आप जानते होइएगा, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते होइएगा, तो वहां आप जरूर लिखते होइएगा क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। दोस्तों आप यदि नहीं जानते हैं तो हम थोड़ी देर के बाद यह सभी चीज समझा देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से निकाला जाता है और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है कैसे जानेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कैसे जानेंगे और वैलेंसी कैसे जानेंगे, यह भी समझाने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों देखिए संयोजकता में देखेंगे तो जो भी परमाणु होंगे सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाता है। संयोजकता किसे कहते हैं, तो संयोजकता की परिभाषा देंगे यानी वैलेंसी की परिभाषा देंगे कि परमाणु के सबसे बाहरी कोश यानी सबसे बाहरी कक्षा में जो भी उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे उसे ही संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। दोस्तों यदि कोई मेटल है, कोई धातु है, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, तो धातु की संयोजकता होगी 1, 2, 3। धातु की संयोजकता कितनी हो सकती है, 1, 2, 3। और यदि कोई अधातु है तो अधातु की संख्या, अधातु की संयोजकता निकालने के लिए क्या करते हैं, 8 में से घटाएंगे कितना, जो भी संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा वो 8 में से घटा देंगे तो उस अधातु की संयोजकता होंगी। यदि फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आ जाएंगे। अब देख लीजिए दोस्तों, आवर्त सारणी में यदि बाएं से दाएं जाएंगे इस तरह, यानी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलेंगे तो क्या होगा, संयोजकता 1 से लेकर के 4 तक बढ़ेगी फिर घटेगी। जैसे अगर कोई यहाँ पर तत्व है, इसका संयोजकता 1, यहाँ पर 2 संयोजकता, यहाँ पर वाले तत्व संयोजकता 3, यहाँ वाले तत्व संयोजकता 4, पुनः हो जाएगा 3, फिर हो गया 2, फिर हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर 3, फिर 4। इस तरह से बढ़ती है घटती है। क्या देखें कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ जाने पर तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और पुनः घटते चली जाती है। इस तरह से दोस्तों आपको परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। और यदि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं दोस्तों, तो उस ग्रुप के सभी तत्वों का संयोजकता बराबर होगा। क्या देखें कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो उस समूह की संयोजक तत्वों की संयोजकता बराबर होगी, एक जैसी होगी। तो इस तरह से आप देख लिया। अब दोस्तों परमाणु आकार के बारे में आइए समझते हैं, देखते हैं परमाणु आकार। दोस्तों परमाणु आकार को आप परमाणु त्रिज्या भी कह सकते हैं। परमाणु का आकार किस तरह से बढ़ता है दोस्तों, तो जब सेल की संख्या बढ़ते चले जाती है तो कह देंगे कि परमाणु का आकार बढ़ रहा है। जैसे समझिए सबसे पहले नंबर परमाणु आकार परमाणु त्रिज्या को दर्शाता है और परमाणु आकार को मापने की इकाई पिकोमीटर है। परमाणु आकार जो भी है उसे पिकोमीटर में मापते हैं। दोस्तों यह पिकोमीटर जिसे पीएम कहते हैं, एक पिकोमीटर में कितना होता है वह आप या भौतिकी में जान सकते हैं, फिर गणित में जब मापन मेजरमेंट चैप्टर होगा वहां समझ सकते हैं। वहां मान दिया हुआ रहता है एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा। इस तरह से वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो पिको का मान कितना होता है दोस्तों, तो पिको का मान कितना होता है, पिको का मान होगा 10 के पावर -12 होगा। कितना होगा, 10 के पावर -12। ठीक है, हाँ। अब देखिए आगे देखते हैं आवर्त सारणी में और कुछ बातें देख लेते हैं। दोस्तों आवर्त सारणी में यदि ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार के बारे में ही देखेंगे। यदि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आइएगा तो उसके परमाणु के आकार में क्या होगा, वृद्धि होगा, बढ़ते चले जाएगा। दोस्तों ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार में वृद्धि क्यों होगा, आखिर क्या कारण है कि बढ़ेगा उसका परमाणु आकार, तो सीधी सी बात है कि जितना भी आवर्त नीचे आएंगे उसमें नया सेल जुड़ते चले जाएगा। नया सेल
यानी कोष जुड़ते चला जाएगा। अब दोस्तों ये सेल क्या है, समसेल क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ी देर में पढ़ रहे हैं तो वहां समझेंगे सेल क्या है। वैसे आप सेल समझ सकते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, इस तरह से होता है सेल। और सबसेल तो जानते ही है, SPDF, इस तरह से होता है। वहां हम यह भी समझे दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा भी, कोई भी परीक्षा में पूछा जाएगा, यदि इस चैप्टर संबंधित प्रश्न आता है तो ऐसा दे देगा कि एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी, ओ सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी, या फिर एस सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, डी सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी। तो यह थोड़ी देर में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यह जान लिया। अब दोस्तों देखेंगे कि आवर्त सारणी में यदि बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे तो परमाणु आकार में कमी होगा, यानी परमाणु का जो आकार होगा, परमाणु त्रिज्या होगा, उसमें कमी होते चला जाएगा, कम होते चले जाएगा। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि उस परमाणु के नाभिक का आवेश बढ़ जाता है, परमाणु के नाभिक जो होगा ना, नाभिक में आवेश बढ़ जाता है। अब दोस्तों एक प्रश्न यहां भी बनेगा कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है। तो दोस्तों किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है, यानी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। इस तरह से होता है इलेक्ट्रॉन। नाभिक के अंदर तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होता है। तो आप समझ गए कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में कमी क्यों होता है। इसका सिंपल सा कारण है कि उस परमाणु के नाभिक में आवेश का बढ़ना, आवेश बढ़ जाता है, इसलिए उसमें कमी हो जाता है। अब दोस्तों देख लीजिए कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा कि नाभिक व इलेक्ट्रॉन का खिंचाव होता है। नाभिक व इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या होता है, खिंचाव होने लगता है, और क्या, इसलिए आकार छोटा होते चले जाता है। अब पुनः देख लीजिए दोस्तों, यहाँ क्या देखेंगे, तो यहाँ देख लीजिए कि आवर्त सारणी में और ही बातें देख लीजिए दोस्तों। आवर्त सारणी में बाएं की तरफ धातु होंगी, ठीक है, और दाएं की तरफ में अधातु, उपधातु, सभी धातु भी ऐसे हो सकती है। तो दोस्तों बाएं की तरफ में जो धातु होंगी उस धातु का गुणधर्म समझ लीजिए। दोस्तों धातु में धात्विक गुण पाया जाता है, और जो भी धातु होगा वह इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। क्यों? क्योंकि धातु विद्युत का धनात्मक होता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो धनात्मक होगा, जो धनी होगा, वही किसी न किसी को दे सकता है। तो विद्युत धनात्मक होने के कारण धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, और विद्युत धनात्मक तो होता है, ये तो समझ ही लिया है। दाएं तरफ में अधातु, तो देख लीजिए दोस्तों, अधातु में अधात्विक गुण पाया जाएगा, और अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अब दोस्तों अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि अधातु विद्युत का ऋणात्मक होता है, और दोस्तों विद्युत के ऋणात्मक होने के कारण अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों जो ऋणी होगा वही तो किसी से ले सकता है, तो इस प्रकार अधातु ऋणी है, यानी विद्युत का ऋणात्मक है, तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, किसी से लेगा। इस तरह से आप जानिए दोस्तों। उपधातु, आइए जरा देखते हैं उपधातु कौन है। कुछ गिने चुने तत्व हैं जो उपधातु हैं। कौन कौन उपधातु होंगे? बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेल्यूरियम। देख लीजिए कौन कौन उपधातु है। बोरॉन उपधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, जर्मेनियम उपधातु है, आर्सेनिक उपधातु है, एंटीमनी उपधातु है, टेल्यूरियम उपधातु है। कौन कौन से उपधातु है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम। अब और भी गुणधर्म देखिए दोस्तों कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, धात्विक गुण देखेंगे तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है, जिसका कारण है प्रभावी नाभिकीय आवेश का बढ़ना। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, इसलिए घट जाता है। अब दोस्तों यहाँ देखें कि अधात्विक गुण। अब दोस्तों आवर्त सारणी में यदि बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो उसके अधात्विक गुण का छोटा होना, अधात्विक गुण बढ़ जाता है।
आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण घट जाएगा, और जबकि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण कहेंगे तो अधात्विक गुण बढ़ जाएगा। अधात्विक गुण क्यों बढ़ा? क्योंकि परमाणु का आकार छोटा हो रहा है उधर, इसलिए। अब देखिए आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है और अधात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा, और आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो अधात्विक गुण में क्या होगा? अधात्विक गुण घटेगा। अब दोस्तों आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है, और क्या बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त हो रहा है, इसलिए। और अधात्विक गुण घटता क्यों है? क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रहती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रहती है, इसलिए अधात्विक गुण घट जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो समझ जाते क्या है, यह अधातु है, तब ना कहेंगे कि अधात्विक गुण मतलब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ तो अधात्विक गुण घट रहा है। अब दोस्तों विद्युत ऋणात्मक देख लीजिए, किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन की जोड़ी अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति होती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या है? तो किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन की जोड़ी, इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होगा अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति होती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। धातु विद्युत धनात्मक होंगे, जबकि अधातु विद्युत ऋणात्मक होंगे। अब एक प्रश्न बनेगा कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक वाला तत्व कौन है? सबसे अधिक विद्युत धनात्मक वाला तत्व कौन है? तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक वाला तत्व है सीजियम। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक वाला तत्व सीजियम है, और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन है। अब दोस्तों ऑक्साइड देखिए, यानी ऑक्सीजन के साथ जो भी यौगिक बनता है उसे ही ऑक्साइड कहेंगे। जैसे अगर धातु के साथ ऑक्सीजन मिल गया तो धात्विक ऑक्साइड कहला गया, यदि अधातु के साथ ऑक्सीजन मिल गया तो अधात्विक ऑक्साइड कहला गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति का है, यानी अम्लीय है कि क्षारीय है, और अधातु का ऑक्साइड किस प्रकृति का है, यानी कि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय या क्षारीय है। तो देखिए दोस्तों धातु का जितना भी ऑक्साइड होगा वो सभी क्या होगा? क्षारकीय होगा। धातु का जो भी ऑक्साइड होगा क्या होगा? क्षारीय है, और अधातु का जो भी ऑक्साइड है वह अम्लीय होगा। जैसे दोस्तों देख लीजिए Na धातु है, सोडियम, कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है। इस धातु से ऑक्सीजन मिल गया तो क्षारकीय प्रवृत्ति हो गया, यानी Na2O क्षारकीय हो गया, CaO क्षारकीय हो गया, MgO क्षारकीय हो गया। अब दोस्तों देखते हैं अधातु के ऑक्साइड जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जैसे CO2 अधातु का ऑक्साइड हो गया, सल्फर का ऑक्साइड सल्फर अधातु हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन अधातु है। तो इस सबका ऑक्साइड जो है अम्लीय प्रकृति का हो गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यह सब क्या हो गया? अधातु का गुण दर्शाता है। अब दोस्तों आवर्तिता देखिए, तो आवर्तिता क्या है? तो आवर्त सारणी में एक निश्चित अंतराल के बाद, आवर्त सारणी में एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणों में पाए जाने वाली जो समानता होगी वही आवर्तिता कहलाती है। क्या है कि आवर्त सारणी में एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणधर्मों में पाए जाने वाली समानता आवर्तिता कहलाती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने अभी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में क्या यह टॉपिक देखा। इसका दोस्तों अभी पार्ट 1 है, और दोस्तों पार्ट 2 में हम समझेंगे कि आवर्त सारणी में तत्वों की पहचान करें, कैसे करेंगे, वह तत्व आवर्त सारणी में किस स्थान पर है यह जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वैसे तो हम इस वीडियो में भी बता देते हैं, लेकिन यह वीडियो क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा समझने वाली चीज है दोस्तों, समझने वाली चीज है। ये नहीं कि हम टू द पॉइंट बता देंगे चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वहां समझना है। यदि आप समझ जाइएगा तो आपके लिए इस चैप्टर संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वह सभी प्रश्न नहीं छूटेगा, वह सभी प्रश्न बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, और हम आपसे मिलते हैं, इसका मतलब दूसरे पार्ट में मिलते हैं।
और वहां समझने का प्रयास करेंगे कि उसका स्थान क्या है, और भी अन्य बात समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।